हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस वाली क्लास के साथ। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग इस सेशन से लाभ जरूर उठा रहे होंगे, क्योंकि अब तक इस सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की है। और अब तक आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखिए टाइम निकाल करके। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में बाकी के वीडियोस भी पड़े हैं। और आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, ये स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज वाली क्लास है और ये साइंस पढ़ने के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयुक्त है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको साइंस पढ़ना है, जैसे सीटेट वाले हैं, सुपर टेट वाले हैं, बीपीएससी टीआरई वाले हैं, या फिर यूपी टेट वाले हैं, एमपी टेट वर्ग 2 वाले हैं, रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, या डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स की तैयारी से आप जुड़े हुए हैं। मतलब कोई भी एग्जाम ले लो, साइंस तो सबको पढ़ना होता है। जिनको भी साइंस पढ़ना है, चाहे दूसरे अन्य एग्जाम्स ही क्यों ना हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस या राजस्थान लोक सेवा आयोग, कोई भी एग्जाम ले लो, बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट तो यहीं से आता है और इन्हीं सबसे प्रश्न बनते हैं। तो सब पढ़ सकते हैं, सबके लिए उपयोगी है। फिलहाल अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, साइंस की बुक को डिकोड कर रहे हैं। चैप्टर 3 के ऊपर चर्चा हो रही है और ये चैप्टर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, इसका दूसरा पार्ट है। यानी एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, वो जरूर देखिए। और दूसरे पार्ट में बाकी सिंथेटिक फाइबर के बारे में जो और चीजें हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से कहाँ यूज होता है, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो आज इसका पार्ट 2 है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले सीधा एक जानकारी दे दूं। जानकारी क्या, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप तक ये चैनल पहुंच रहा है तो आप इस चैनल तक पहुंच जाओ। कैसे? आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, सीधे सब्सक्राइब बटन दबा देना है, ताकि टाइम टू टाइम इस चैनल पे जो भी क्लासेस अपलोड होती है, जो भी वीडियोस जाते हैं, वो आप तक पहुंचे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो यही नाम है, साइंस बाय सुमित सर, ये भी टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब चैनल भी यही है। तो दोनों जगह जुड़ जाइए ताकि एक कम्युनिकेशन लिंक बना रहे। और चैनल सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, यही सब बोलूंगा ना मैं। बाकी करो ना करो, पढ़ाई जरूर करो। ठीक है। आज हम लोग क्या बात करने वाले भाई साहब? पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर। हालांकि नेचुरल फाइबर 7th क्लास में अच्छे से बताया गया है, जिसमें कॉटन, जूट, सिल्क, ऊन, इन सब की बात की जा रही है। 8वीं क्लास में सिंथेटिक फाइबर पे ज्यादा फोकस है, सिंथेटिक फाइबर प्लस प्लास्टिक। तो हमने रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, इन सब सिंथेटिक फाइबर की बात की है। और चूंकि इनको सिंथेटिक फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैनमेड सामग्री है। और इसका जो मूल सामग्री है जिससे ये नायलॉन या फिर एक्रिलिक वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो उसका जो कच्चा माल है ना, वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। ऑल्दो रेयन को छोड़ दो, रेयन जो है ना थोड़ा अलग है, वो वुड पल्प से बनता है, वो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है। तो जितने रेयन को छोड़ करके जितने भी सिंथेटिक फाइबर है ना, ऑल सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemical। तो जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल, उससे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। और पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बनते, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट। उसका एक लिस्ट है जो आगे आप पढ़ोगे भी। इवन उससे बिटुमिन जैसा पदार्थ भी आता है जिससे रोड सरफेस बनाया जाता है। उससे ऐसे प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे जो वैसलीन बनाने में यूज किए जाते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को जो पेट्रोलियम ओरिजिन पदार्थ से निकलते हैं ना, उसको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। और इसी से फाइबर तैयार, इसके ट्रीटमेंट से सिंथेटिक फाइबर यूजुअली तैयार किए जाते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि सिंथेटिक फाइबर का इनपुट रिसोर्स क्या है? रेयन को छोड़ करके पेट्रोकेमिकल्स बोलेंगे। और रेयन जो है वो वुड पल्प यानी कि कास्ट लुगदी लकड़ी के सामग्री से बनता है। ठीक है जी। जी, जितने भी हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़े हैं उनके कुछ फीचर की बात कर लें। बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही क्वालिटी होती है उनमें, बहुत सारी सामग्रियां बनती है। और हमारे घर में अपने आसपास बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर की सामग्रियां अभी के अभी दिख जाएंगी, है ना। तो इसके कुछ फीचर क्या होते हैं, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो, संश्लेषित रेशे जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, यूनिक प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। मतलब
ड्रेस मटेरियल में सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे वो पॉलिस्टर हो, नायलॉन हो, रेयॉन हो, कोई भी हो, या एक्रिलिक हो, स्वेटर वगैरह बनते हैं उससे। शीघ्र सूखने, अधिक ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ और सस्ता, कम महंगे और आसानी से उपलब्धता के कारण ये बहुत सहज है, और इसका रख रखाव मेंटेनेंस भी बहुत सहज है। तो ये मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये सूख जाता है जल्दी से अगर भिगो के आप सुखाओगे तो। टिकाऊ होता है, बहुत महंगा भी नहीं होता है, मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा नहीं है, आसानी से मिल भी जाएगा, ये नहीं कि कहीं ऑर्डर देना पड़ेगा, कहीं किसी लोकल मार्केट में इसकी सामग्री आपको मिल जाएगी, गांव में भी मिल जाती है, शहर में भी मिल जाती है ना। तो ये सब एक एक फीचर है इसके, ठीक है, ये कॉमन चीज है। अच्छा, दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना, और इसी वजह से ये थोड़ा विशेष बन जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर की बात तो हो गई, कहाँ कहाँ यूज होता है वो हमने कल मतलब प्रीवियस क्लास में हमने उसके ऊपर बात की, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में दो चीजों को हमें पढ़ना होता है, एक सिंथेटिक फाइबर जिसकी बात हमने की, और दूसरा प्लास्टिक। तो अब इसकी भी बात करेंगे। प्लास्टिक क्या होता है भाई साहब? प्लास्टिक की सामग्री भी यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, और ये भी एक तरीके से मैन मेड मटेरियल है। कहते हैं सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक ही है, पॉलीमर। जैसे सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर सब पॉलीमर है ना, पॉलीमर मतलब बहुत सारे यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो प्लास्टिक भी तो पॉलीमर ही है। अब जैसे पॉलीथीन की बात कहते हैं, तो पॉली इथीन, इथीन एक हाइड्रोकार्बन है, बहुत सारे इथीन कंबाइंड होकर के पॉलीथीन बनाता है, जो कि एक प्लास्टिक है ना। तो प्लास्टिक भी बहुलक है, पॉलीमर है, जो बहुत सारे मोनोमर के कॉम्बिनेशन से चेन के रूप में बनते हैं। और सभी प्लास्टिक में जो मोनोमर होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं जिससे प्लास्टिक बनता है, जैसे पॉलीथीन में इथीन मोनोमर है, तो सभी प्लास्टिक में जो यूनिट्स है उसकी व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती है। कुछ में ये ऐसे देखो, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे लीनियर होता है। तो कुछ में आप बी में देखो कि ये क्रॉसबद्ध होता है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, इस तरीके से जुड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकता है प्लास्टिक में, और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। प्लास्टिक भी एक मैन मेड सामग्री है। और कहते हैं कि प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है। बिल्कुल, आप अलग अलग चित्र में देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे, हर जगह प्लास्टिक उपलब्ध है। आपको आश्चर्य नहीं होता है कि ये कैसे संभव है? तथ्य ये है, फैक्ट ये है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है, इसको किसी भी शेप में डिजाइन किया जा सकता है। प्लास्टिक को रिसाइकिल भी किया जा सकता है, पुनः चक्रण किया जा सकता है, इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, इसे रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, बेलकर शीट में बदला जा सकता है, इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इसके विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग है, चाहे ये चेयर बनाने की बात हो, बाल्टी बनाने की बात हो, या फिर और खिलौने, बहुत सारी चीजें अनगिनत है। अपने आसपास देखो, बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जब प्लास्टिक की बात होती है तो अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया था कि पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक है। देखो, पॉलीथीन, जो पॉलीथीन पॉली बैग्स के रूप में मार्केट में मिलते हैं, ये वाला साइंटिस्ट की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में पॉली प्लस इथीन है, और इथीन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो इथीन एक यूनिट है, और बहुत सारे इथीन चेन बनाएगा तो उससे बन जाएगा पॉलीथीन। ये ठीक वैसे जैसे बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइंड होकर के चेन बनाता है तो सेलुलोज बनता है, और यही सेलुलोज कॉटन होता है, पिछले क्लास में यही पढ़ा था। तो पॉलीथीन में इथीन, बहुत सारे इथीन कंबाइंड होकर के चेन बना करके पॉलीथीन बनाता है, यही है पॉलीथीन। एक पॉली बैग बनते हैं इससे। और कहाँ यूज होता है? सब्जी लाने से लेकर के अलग अलग सामग्रियों को स्टोर करने में आप खूब यूज करते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक में आप देखेंगे, जैसे ये भी एक प्लास्टिक है, ये भी एक प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक देखेंगे काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, जब आप प्लास्टिक की चीजों को ऐसे मोड़ते हो ना, मुड़ जाता है। कुछ थोड़े से टाइट होते हैं, कठोर होते हैं, कुछ सरलता से मुड़ जाती है, ये भी आप जानते हैं।
इसी आधार पर मैं आपको बोलूंगा, ये पिक्चर देखिए, आपको इस विजुअल में कुछ आपको दिख रहा होगा, ये कुछ सामान है। इसमें ना आप पॉलीथीन भी ले लीजिए, जैसे अभी देखा ना, ये पॉलीथीन इसी में है, और ये सामग्री है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब ऐसे इस कैटेगरी में मैं ए इसको बोल रहा हूँ इसमें। अच्छा, प्लास्टिक से निर्मित कुछ और सामग्री यहाँ देखो, ये प्लास्टिक से निर्मित है, इसको बी रख देता हूँ। स्विच, ये प्लेट देख रहे हो, ये प्लास्टिक से निर्मित है। कुकर में जो हैंडल लगा होता है ना, ये प्लास्टिक से निर्मित है। टाइल्स, ये भी प्लास्टिक है तो पॉलीथीन वाला, ये भी प्लास्टिक है, ए कैटेगरी वाला भी और बी वाला भी। फर्क ये है कि ये वाला प्लास्टिक और इस वाले प्लास्टिक में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, समझने में भी आ रहा है कि ये थोड़ा हार्ड टाइप का है, परमानेंट टाइप का है, जिससे टाइल से लेकर के स्विच तक बना सकते हैं, हैंडल तक बना सकते हैं, लेकिन इससे पॉलीथीन, ये डब्बा वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसे में प्लास्टिक के दो कैटेगरी होते हैं, देखो थर्मोप्लास्टिक, जिसकी सामग्री आपको चित्र ए में दिख रहा है, और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसकी सामग्री आपको चित्र बी में दिखती है। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है ना, अगर एक बार आपने उस प्लास्टिक को किसी शेप में ढाल दिया ना, दोबारा से आप उसको बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर, थोड़ा परमानेंट टाइप का होता है। देखो, कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो तरह के प्लास्टिक की कैटेगरी। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं जो होती है ना, उनको सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती है, कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाते हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं ना, तो वो पिघल के विकृत हो जाती है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, चेंज हो जाए, पिघल जाए, पॉलीथीन हो सकता है, प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, सरलता से मुड़ जाए, डिफॉर्म हो जाए, विकृत हो जाए, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक नंबर 1, थर्मोप्लास्टिक। ये याद रखना है। अपना पॉलीथीन इसी में आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसी में आता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। पॉलीथीन एग्जाम्पल 1 और पीवीसी एग्जाम्पल 2, ये जरूर याद रखिएगा। इसका उपयोग खिलौने, कंघिया या विभिन्न प्रकार के कंटेनर बनाने में किए जाते हैं। लेकिन कुछ ये भी तो है प्लास्टिक, स्विच, टाइल्स या बर्तन के हैंडल जो बनाए जाते हैं, अब वो कौन सा प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक की तो बात हो गई कि वो विकृत हो जाए गर्म करने पर, जिसको दोबारा से मोल्ड किया जा सकता है, दैट इज समथिंग टेम्पररी टाइप का। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें एक बार अगर सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। इसके दो एग्जाम्पल है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी थर्मो प्लास्टिक का एग्जाम्पल था, बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। ये याद रखोगे, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, अभी के अभी याद रखो। कहते हैं जो बेकेलाइट होता है ना, इसमें से ये हीट और विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक तो वैसे भी विद्युत का कुचालक है, लेकिन ऊष्मा का भी ये कुचालक है बेकेलाइट। ये बिजली स्विच बनाने में यूज होता है। बर्तन के जो हत्थे होते हैं ना, ये वाला, ये बेकेलाइट से बनता है, ये पूछा जाता है। यहाँ तक गर्मी नहीं पहुंचती, आपको ज्यादा ये परेशान नहीं करेगा। स्विच बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेकेलाइट की बात हो रही है। तो थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट स्विच बनाने में, और बर्तन के हैंडल बनाने में, ताकि गर्मी ना लगे बर्तन से, और हत्थे बनाने में। और मेलामाइन, ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये भी बहुउपयोगी पदार्थ है, और ये फायर रेजिस्टेंस प्रकृति को शो करता है मेलामाइन, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा सबसे ज्यादा गर्मी को झेल सकता है मेलामाइन, इसीलिए इससे टाइल्स बनाई जाती है, फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन तक इससे बनाए जा सकते हैं, कपड़े बनाने में उपयोग में लाया जाता है। और खास करके जो लोग फायर कर्मी होते हैं ना, जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनके जो ड्रेस होते हैं ना, उनके ड्रेस पे ये मेलामाइन की सामग्री लगाई जाती है। ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आग को झेलने की क्षमता रखता है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। एक था बेकेलाइट मेलामाइन का कैटेगरी, और दूसरा था पॉलीथीन पीवीसी का कैटेगरी, ये याद रखना है। ठीक है। प्लास्टिक पदार्थ, मतलब विकल्प पदार्थ क्या है प्लास्टिक का? प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। आज हम कोई भी सामग्री ले, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि से लेकर किसी भी चीज को संचय करने के लिए
प्लास्टिक के कंटेनर सबसे सुविधाजनक होता है, आसान है, सस्ता है, सुलभ है, टिकाऊ होता है। इसका कारण इनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के और इनके होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयान और इवन अंतरिक्ष यान में भी होता है और उपयोग की ये सूची असीमित है। चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं सब गिनना प्रारंभ करेंगे तो पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। तो इसकी यूटिलिटी बहुत है। अब इसके गुण क्या है? कुछ ऐसे गुण है, थोड़ा सा तो आपको समझ में आ गया कि हल्का है, कम कीमत, इजिली अवेलेबल, यूज करने में सुविधाजनक, तो इसलिए इसका खूब यूज होता है, पॉपुलर हो चुका है ये। ऑल्दो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसको डिग्रेड होने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन हम इतना आगे बढ़ चुके हैं ना कि प्लास्टिक के बिना अभी लाइफ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। पहली चीज तो ये है कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है। ये मेटल से बनी हुई चीजों की तरह केमिकल रिएक्शन वो नहीं करता है। जैसे लोहे का कंटेनर है, एल्यूमिनियम की बर्तन बनी है, तो वो रिएक्शन कर सकता है, लोहे में जंग लग सकता है। प्लास्टिक में कभी जंग लगता है ये सुना है? और जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है। कॉपर के बने कंटेनर में भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाले में नहीं होता, उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से ये लोहे में आसानी से जंग लग जाता है। आप जानते हैं कि लोहे जैसे धातुएं, मेटल, जो कि जब खुली हवा में उसको छोड़ दिया जाए और थोड़ा नमी मिल जाए, बारिश का मौसम हो, तो उनमें जंग लग जाता है, और जंग लगना आयरन ऑक्साइड का बनना है, इट्स केमिकल रिएक्शन। परंतु प्लास्टिक को पानी में रखो, हवा में रखो, ये अभिक्रिया नहीं करता है, उनका कोरोजन आसानी से नहीं होता है। इसलिए इसका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के स्टोरेज के लिए किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। इसमें आप चावल रखो, कोई सामग्री रखो, चेयर बनाओ, टेबल बनाओ, सब बनता है आजकल। नॉन रिएक्टिव है पहला। दूसरा, प्लास्टिक हल्का होता है, स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल होता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाले बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ला रहे हैं? आई एम श्योर कि आप लोग प्लास्टिक का यूज करते होंगे। मेटल का भी होता है, लेकिन प्लास्टिक का बहुत आसान है, सस्ते में लोग ले आते हैं खरीद के, है ना। प्लास्टिक पात्रों के उपयोग लाने में अनेक लाभ है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, ड्यूरेबल, आसानी से उपलब्ध, अलग अलग साइजों में उपलब्ध, बहुत सारे विकल्प होते हैं आपके पास, और ये विभिन्न उद्देश्यों से उपयोग में लाया जाता है। और प्लास्टिक सामान्य धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए, मत बनाइए, बट आप जानते हैं अच्छी तरीके से। इसके अलावा प्लास्टिक कुचालक है, हीट का भी, कुछ प्लास्टिक तो हीट का भी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का तो है ही। इसलिए कॉपर का तार है जो बिजली ले जाता है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक का कोट लगाते हैं इसके ऊपर। बिजली वाली सामग्री के ऊपर प्लास्टिक की चीजें लगाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता है। अगर प्लास्टिक में ये गुण नहीं होता तो आप ये सब यूज नहीं कर पाते। तो आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। और खाना बनाने वाले पात्रों के जो हैंडल होते हैं, खास करके आपने बेकेलाइट वाला देखा था जो कुकर के ऊपर लगा होता है, वो हैंडल, वहां तक गर्मी नहीं पहुंचती है, तो ये कुचालक है, हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है, यस, और ये आपको याद रखना है। इन सब के अलावे कुछ और जानकारी है जो प्लास्टिक को क्यों हम इतना तवज्जो देते हैं उसको डिकोड करता है, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह किसी न किसी रूप में ये उपलब्ध है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। दवा की गोलियां डब्बे प्लास्टिक के डब्बे में हो सकती है, प्लास्टिक की पत्ती में हो सकती है। जो सिरिंज जिससे इंजेक्शन दिए जाते हैं, सोचो ये प्लास्टिक का होता है। ये सुरक्षा के लिए दस्ताने वगैरह जो डॉक्टर्स पहनते हैं, ये प्लास्टिक का होता है। पता नहीं, सारा मेडिकल इंडस्ट्री में कई सारी चीजें प्लास्टिक, इसके बिना अभी आज के टाइम में इतना हम आगे निकल चुके हैं ना कि कल्पना नहीं कर सकते। प्लास्टिक ना हो तो क्या होगा आप सोचो। तो खूब यूज होता है मेडिकल साइंस में, सिरिंज से लेकर के दवा रखने के कंटेनर बनाने तक, पैकेजिंग से लेकर के दस्ताने बनाने तक। इसके अलावा माइक्रोवेव जो होता है ना, जिसमें हम खाना वगैरह गर्म करते हैं, ये बिजली से चलने वाला सोफिस्टिकेटेड आधुनिक मशीन है। इसमें भोजन को गर्म रखने के लिए आप माइक्रोवेव अगर चलाते हो ना, तो किसी भी बर्तन में खाना रख करके माइक्रोवेव में ऐसे नहीं रख सकते हो, क्योंकि वहां पे हेल्थ पे असर पड़ता है। तो इसके लिए स्पेशल डिजाइन के लिए कंटेनर उपलब्ध होता है मार्केट में,
विशिष्ट प्रकार के वो प्लास्टिक के बने होते हैं, आजकल कांच के भी, विशिष्ट प्रकार के कांच के भी बने होते हैं, जो जिसका डिजाइन ही इस तरीके से बनाया जाता है कि उस बर्तन में खाद्य सामग्री को रख करके माइक्रोवेव में रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव बिजली से चलने वाली एक सिस्टम है और ये खाना को गर्म करता है बहुत जल्दी। तो माइक्रोवेव में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देता है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करता है, तो वो प्लास्टिक उस तरीके का बना होता है। किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में भोजन को रख करके माइक्रोवेव में रखोगे तो वो नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, बर्तन भी खराब हो सकता है, भोजन की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा एक दिलचस्प पॉइंट ये, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन के बारे में आपने सुना होगा, इसी का एक एग्जाम्पल है टेफ्लॉन। इज ए स्पेशल प्लास्टिक जिस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने का काम आता है। मतलब आपको ऐसा भोजन का बर्तन बनाना है जिसपे तेल या कोई ऐसी चीज, लिक्विड वाली चीज चिपके ना, नॉन स्टिक टाइप का कुछ कंटेनर लगाना है, पदार्थ लगाना है, तो टेफ्लॉन की परत लगा दो। और नॉन स्टिक कुकिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो ये भी तो एक, टेफ्लॉन भी तो एक प्लास्टिक ही है ना, इससे नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में उपयोग में लाया जाता है। अब देखो ये कहां तक पहुंच गया है। फायर प्रूफ प्लास्टिक के बारे में, मेलामाइन के बारे में भी हमने बात की, कैसे फायर कर्मी जो आग बुझाते हैं, जो खतरों से खेलते हैं, उनके पास जो सूट होता है ना, वो फायर रेजिस्टेंस वाला सूट होता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक देखो, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, सही बात है, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के जो ड्रेस होते हैं ना, यूनिफॉर्म होते हैं ना, उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है। और मेलामाइन क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और अभी हमने देखा कि ये मेलामाइन आग को झेलने की क्षमता रखता है, ये किसी भी अन्य प्लास्टिक से ज्यादा गर्मी को, उष्मा को झेल सकता है, इसीलिए ये फायर कर्मी के सूट पे मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। ये पूछा जा सकता है, प्रश्न है, सारे प्रश्न है। आपसे टेफ्लॉन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लास्टिक के यूटिलिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लास्टिक के गुण क्या है? अभिक्रियाशीलता, नॉन रिएक्टिवनेस, हल्का, ड्यूरेबल, सस्ता, ये सब प्लास्टिक के गुण हैं जो इसे यूजेबल बना देता है। तो ये प्लास्टिक के बारे में कुछ जानकारी थी, तो ये सारे पॉइंट्स आपने अभी पढ़ लिया है ऐसा मुझे लगता है, और कुछ अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। जाना नहीं है कहीं, अभी क्लास चल ही रही है। फिलहाल जानकारी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको बोल रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया उनको तो पता ही है। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, यूट्यूब चैनल भी यही है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंचे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग इसको पसंद कर रहे हो, तो मैं और भी अच्छे से आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है ना। तो चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, सेशन को लाइक करो, बाकी शेयर करो ना करो, लेकिन सवाल का जवाब दो। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। अब देखो, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, दो प्लास्टिक हमने बात की है, तो अभी थर्मोसेटिंग की बात की जा रही है। थर्मोसेटिंग के दो एग्जांपल मैंने ऐसे बोला था, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको ही लगाना है। और थर्मो प्लास्टिक के भी दो एग्जांपल बोले थे, थर्मोप्लास्टिक प्लस थर्मोसेटिंग, टोटल 4 एग्जांपल बोले थे। पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, मेलामाइन, यही 4 एग्जांपल था, इन्हीं में से कोई एक आंसर बता देना आपको। तो थर्मोसेटिंग के दो एग्जांपल थे, एक मेलामाइन और दूसरा बेकेलाइट, तो मेलामाइन थर्मोसेटिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही है, लेकिन उसका नाम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये पॉलीथीन है, ना पीवीसी, नायलॉन, बेकेलाइट? तो अब इसमें से आपको चुनना है, तो थोड़ा सा 5-10 सेकेंड का टाइम दे देता हूँ, आप कमेंट में लिखो इसका आंसर क्या हो सकता है, लिखना चाहिए, और पता तो है बेकेलाइट होगा इसका आंसर। मेलामाइन, बेकेलाइट दोनों के यूज हमने देख लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन चुन लो जो प्लास्टिक के गुण को नहीं बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, तो आप क्या बोलोगे? नॉन रिएक्टिवनेस तो प्लास्टिक के गुण है, तो जो नहीं बताता है वो बताना है, तो ए तो हो नहीं सकता है। भार में हल्का भी होता है, ये भी प्लास्टिक के गुण है। ड्यूरेबल भी होता है, ये सब प्लास्टिक के गुण है। लेकिन ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये महाझूठ है।
इसमें डी आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा नाइलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट, इन सब की बात हमने अब तक कर ली है इस चैप्टर में। अब आपको बताना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो और ऑप्शन पीले कलर में आपको दिख रहा है। नाइलॉन हमने देखा था ये सिंथेटिक फाइबर है, तो ये वाला इसके साथ जाएगा। पीवीसी और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, ये इसके साथ जाएगा। और बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिक, ये किससे मैच करता है? तो ए तीसरे के साथ, बी पहले के साथ, ये, और तीसरा दूसरे के साथ। बी ऑप्शन कर रहा है, इसको मैच कर रहा है। हाँ जी, तो बी कर रहा है तो बी के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ प्रश्नों के जरिए भी हमने इसको रिवाइज कर लिया और ये सारे पॉइंट्स डन है। मैं इसका एक और पार्ट आपको बताऊंगा, तीसरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 या 3 पार्ट में हर चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, इसीलिए अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको ले जा रहा हूँ, है ना। अगर आप ज्यादा की ज्यादा संख्या में आओगे तो एक ही बार में बहुत सारा कंटेंट मैं करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन लगातार आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, ये मैं आपसे जरूर कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी दोस्तों को भी बोलिए और जिनको भी पढ़ना है पढ़िए, जुड़िए, आगे बढ़िए और रिजल्ट लाइए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।